नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, पीएटी के जो छात्र हैं वो लगातार MGCI से डिमांड कर रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन की आप सीरीज लेकर आओ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका इंतजार समाप्त है। हम PYQ जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। पीएटी AG 1 2 3 ग्रुप के जो विद्यार्थी हैं इनके लिए हम ये पेपर सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। डेली आप देखेंगे 6 बजे आपको किसी एक पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज मैं जो पेपर आपके लिए लेकर आया हूं ये 7/12/2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आफ्टरनून की शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो है, और जो सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है AG2। अब AG2 के अंदर आप देखेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन भी होता है और हॉर्टिकल्चर भी होता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन के जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपके सामने रखूंगा, और हॉर्टिकल्चर के जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन लेकर भूपेंद्र यादव सर आपके साथ जुड़ेंगे। इसी वीडियो में आप आगे देख पाएंगे। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि अच्छे से आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, तिल प्लस बाजरा प्रति प्रति एक उदाहरण है। तिल प्लस बाजरा फेलो क्रॉप रोटेशन इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन दिया है अंतरासस्यन या इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग में हमारे को हमेशा ध्यान रखना है कि एक रेशो दिया जब रहे तो इंटरक्रॉपिंग यहाँ पर आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत ही सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है, व्हीट प्लस हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मस्टर्ड। व्हीट प्लस मस्टर्ड 9:1। अगर ऐसा है गेहूं प्लस सरसों 9:1 में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये उदाहरण हो जाता है इंटरक्रॉप का। सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं मिश्रित सस्यन। अब मिश्रित सस्यन या मिक्स्ड क्रॉपिंग हो सकता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मीनिंग ही क्या होता है भाई कि 2 or more क्रॉप्स। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि तिल और बाजरा ये 2 क्रॉप है और एक साथ बीच में प्लस का निशान है, इसलिए हम लोग इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग में रखेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर अविराम को देखा जाए या रिले को देखा जाए तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे फील्ड है ये क्रॉप है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग और दूसरी क्रॉप की सोइंग। यहाँ पर आप देखोगे बीच में कोई गैप नहीं होता, यहाँ पर गैप नजर नहीं आ रहा है। जबकि पेरा या उतेरा हम किसको बोलते हैं, ओवरलैपिंग को बोलते हैं। मतलब प्रीवियस क्रॉप की हार्वेस्टिंग के पहले ही हम नेक्स्ट क्रॉप की जब सोइंग कर देते हैं, पिछली फसल की कटाई के पूर्व अगली फसल को बो देना, ये आता है पायरा पेरा या उतेरा में। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था पेपर का। फिर सीधे क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल के बीजों को मिलाकर बोना क्या कहलाता है। ग्रोइंग ऑफ 2 or more crops together by mixing on a piece of land is known as। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई बोने के पहले बीजों को हमने मिला लिया है, आपस में मिलाकर बोल रहे हैं, हमने उनको क्या कर लिया, एक दूसरे के साथ मिक्स कर लिया है। तो ये किस में आता है भाई, तो ये आता है मिश्रित सस्यन या मिक्स्ड क्रॉपिंग। और मिक्स्ड क्रॉपिंग का हमने देखा एक टाइप होता है, और टाइप कौन सा है उसका, तो मिक्स्ड क्रॉप। उसके अंतर्गत ये आता है, मिश्रित फसल के अंतर्गत आता है। बोने के पहले हम बीजों को जब मिला लेते हैं। इसके अंदर एक जो मिक्स्ड क्रॉप की मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भाई प्रॉब्लम इन प्योर सीड कलेक्शन। प्योर सीड को कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा एक ही रो है और उसके अंदर अलग अलग क्रॉप्स होंगी, तो जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो एक दूसरे के साथ सीड मिक्स होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, इस कारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। फसल के ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सी फसल अन्य 3 से भिन्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉपिंग सीजन। सीजन की बेसिस पर हमारे को जो अलग है उसको छांटना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि व्हीट जो है ये क्रॉप किस सीजन की है, तो रबी सीजन की क्रॉप है। मस्टर्ड क्रॉप ये भी रबी सीजन की है। चिकपी मतलब चना, ये भी रबी सीजन का है। बाजरा ये खरीफ सीजन का है, खरीफ।
तो आंसर हो जाएगा बाजरा। बाजरा मतलब पर्ल मिलेट इसको इंग्लिश में बोला जाता है, यहाँ इंग्लिश में भी बाजरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मुख्य फसल को प्रकृति की अनियमितताओं से बचाने, अनियमितताओं से हमारे को बचाना है और मुख्य फसल को सहारा देने के लिए उगाई जाने वाली फसल कहलाती है। क्रॉप ग्रोन टू प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप फ्रॉम वेगरीज ऑफ नेचर एंड आल्सो टू रेंडर सपोर्ट टू द क्रॉप इज नोन एज। वैसे आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये कैंसल्ड हो गया था, कैंसल्ड क्वेश्चन है, कैंसल हो गया था। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखोगे एक भी ठीक से आंसर दिया हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग बात करें कि भाई सपोर्ट करने वाली जो क्रॉप होती है ना, तो उसका आंसर हम लोग यहाँ पर उसको मानते हैं नर्स क्रॉप। क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। नर्स क्रॉप जो है ये मेन क्रॉप को सपोर्ट करती है। कैसे करती है भाई? बाय, हम लोग बोलेंगे सपोर्टिंग बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और इसके साथ साथ हम लोग बोलते हैं कि और क्या करती है, तो हम लोग बोलेंगे प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो है कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, नर्स क्रॉप बोलेंगे। और नर्स क्रॉप और साथ में इसको हमने कहा है दाई फसल। दाई फसल भी कहा है, दाई मतलब नर्स। इंटर क्रॉप आप जानते ही हैं। गली फसल क्या होती है? तो गली फसल में हम लोग देखते हैं कि कोई एक पेरेनियल श्रब है वो हमने लगा के रखी है। जैसे पेरेनियल श्रब है मतलब बहुवर्षीय झाड़ियां हैं, और ये जो बहुवर्षीय झाड़ियां होती हैं इनका जो पैसेज होता है या इनका जो गलियारा होता है, गलियारा कहाँ पर दिख रहा है आपको? ये वाला, ये गलियारा है। और यहाँ पर अगर हम कोई क्रॉप लगा देते हैं तो इसको बोला जाता है अले क्रॉपिंग। क्या बोलेंगे? अले क्रॉपिंग। ट्रैप क्रॉप आप जानते ही हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी जैसे मेन क्रॉप है कोई, हमने सपोज करो कॉटन है, कॉटन क्रॉप ली है, कॉटन के अराउंड मतलब चारों तरफ हम लोग लगा देते हैं ओकरा। चारों तरफ हमने भिंडी लगा दी है, तो क्या होता है भाई, कॉटन के जो इंसेक्ट हैं ये ओकरा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ओकरा इनको ट्रैप कर लेता है, अपने जाल में फंसा लेता है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा ट्रैप क्रॉप। हमारा आंसर यहां पर हो गया नर्स क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां पर आता है कपास के जड़ गलन रोग का कारण क्या है? रूट रॉट ऑफ कॉटन डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो हम लोगों ने पास आंसर दिया है पिंक बॉल वर्म। तो याद रखना है कि पिंक बॉल वर्म तो ये तो एक इंसेक्ट हो गया। अब रूट रॉट है तो आप देखोगे वायरस से तो होती नहीं है। रूट रॉट डिजीज किससे होने वाली है? तो ये होती है फंजाई से। फंजाई जो होती है या इसको बोला जाता है कवक। कवक से होने वाली बीमारी है। और इसका रोगजनक क्या है? कॉजल ऑर्गेनिज्म देखें अगर, राइजोक्टोनिया बटाटिकोला, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ये जो फंजाई है इसका फुल नेम हो गया। फिर जीवाणु से कॉटन में क्या होता है भाई? तो ये होता है बैक्टीरियल ब्लाइट। और किससे होता है? तो जेंथोमोनास माल्वेसियरम। जेंथोमोनास माल्वेसियरम जो बैक्टीरिया है उससे होती है ये। तो यहां आंसर हमारा हो जाएगा फंजाई, या इसको हम बोलेंगे कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। 27 SIR अवधारणा किसके प्रबंधन को बदलकर चावल की उत्पादकता बढ़ा रही है? SRI concept is increasing productivity of rice by changing management of। तो पहले तो हमारे को ये SRI मालूम होना चाहिए। SRI मतलब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, या इसे कहा जाता है सघन धान प्रणाली। 1983 में
इसको डेवलप किया था फादर हेनरी दे ला। इन्होंने किया था कहां पर? इन मेडागास्कर, इसलिए इसको मेडागास्कर मेथड भी हम लोग बोलते हैं। इस मेथड में हम लोग देखते हैं कि पानी, पौधे, मृदा एवं पोषक तत्व, कम पानी लगता है, पौधों की संख्या भी आप देखोगे कि यहाँ कम रहती है और मृदा पोषक तत्व भी कम रहते हैं। इसलिए ये तीनों इसका आंसर आ जाएगा। वाटर, प्लांट, सॉइल और न्यूट्रिएंट सबका मैनेजमेंट करके प्रोडक्शन लेना, इसको बोला जाएगा, इस टेक्निक को SRI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। निम्न में से कौन फसल चक्र का लाभ नहीं है? विच इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन। याद रखना, नॉट वाले क्वेश्चन जो है इसमें अक्सर हमारे से मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि नॉट पढ़ना हम भूल जाते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि फसलों की उपज में वृद्धि, इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, ये तो होती है। नेक्स्ट, कीट और बीमारियों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट एंड डिजीज, ये भी होता है। खरपतवारों का नियंत्रण, वीड कंट्रोल, ये भी होता है। मृदा उर्वरता में कमी, ये नहीं होता है, ये नहीं होता, क्योंकि उर्वरता तो उल्टी बढ़ती है, और नहीं यहां पर बोला है, इसलिए जो नहीं होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता में कमी ये नहीं होती है फसल चक्र के कारण। बाकी सब जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 41, किस राज्य ने ई गवर्नमेंट अवार्ड 2020 पर विशेष रुचि समूह जीता है? विच स्टेट हैज वॉन द स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन ई गवर्नमेंट अवार्ड 2022? देखो भाई, इस तरह के जो क्वेश्चन है इनका एग्रीकल्चर से कोई रिलेशन नहीं। ये जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, और वो भी एमपी का नहीं, हम लोग बोल रहे हैं पूरे इंडिया का जो है उसके लिए है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप देखोगे, आंसर तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका है आंध्र प्रदेश, बट हम इनको कवर नहीं कर सकते हैं। कितना आप पढ़ेंगे, कौन से स्टेट का पूछेगा, ये बाय डिफॉल्ट आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, वैसे तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश जो है इसको हम बोलते हैं सोया स्टेट। अगर हम बात करते हैं कि 2019 और 20 की हम लोग बात करते हैं, तो प्रोडक्शन अगर देखा जाए हम लोग बात कब की कर रहे हैं भाई, तो 2019-20 की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एमपी का प्रोडक्शन 46% था और महाराष्ट्र जो है इसका 41% प्रोडक्शन था। कब? 1920 में। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अभी प्रेजेंट कंडीशन में क्या है, तो अभी हम लोग अगर देखें तो हमारे पास जो लेटेस्ट डाटा है वो कौन सा है? तो लेटेस्ट डाटा हमारे पास जो है वो 2021-22 का है। अगर इसकी हम लोग बात करें, प्रेजेंट में बात करें, तो महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पर आ गया है 42.12%, और एमपी की अगर बात करें तो ये है 41.5%। तो ये लेटेस्ट डाटा हमारे पास है, इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पर आएगा। ठीक है, ये अभी चेंज हुआ है, बाकी सोया स्टेट एमपी को आज भी बोला जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, किस शहर को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में चावल का कटोरा हम किसको बोलते हैं? तो चावल का कटोरा अगर देखा जाए भाई, तो ये हम लोग बोल रहे हैं राइस बॉल किसको बोला जाता है? तो आंध्र प्रदेश को राइस बॉल बोला जाता है। जबकि मध्य प्रदेश आप जानते ही हो क्या है, अभी मैंने आपको बताया ये सोया स्टेट है। और यूपी जो है ये क्या है भाई? तो यूपी को बोला जाता है शुगर बोल ऑफ इंडिया। इंडिया का शुगर बोल है यूपी। बाकी अगर हम लोग राइस बोल की बात करें तो यह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 59,
सर्वेक्षण के प्रमुख उद्देश्य है, मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग हम लोग क्यों करते हैं, तो सर्वेइंग क्या चीज है, तो आपको मालूम होना चाहिए भाई। सर्वेइंग में हम लोग बोलेंगे कि मेथड ऑफ डेटा एंड और इंफॉर्मेशन कलेक्शन। इंफॉर्मेशन कलेक्शन की जो मेथड है इसको बोला जाता है सर्वेइंग। ये क्यों करते हैं भाई, तो टू प्रिपेयर मैप हमारे को बनाना है, इसके लिए भी करते हैं। टू प्रिपेयर इरिगेशन चैनल एंड कैनाल, इरिगेशन चैनल और कैनाल बनाने के लिए भी स्लोप पता होना चाहिए, और स्लोप को पता करने के लिए सर्वेइंग करते हैं। इसलिए इसका आंसर आएगा ए एंड बी, बोथ ए एंड बी करेक्ट है। तो दोनों ए और बी दोनों आंसर यहां पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की है सर्वेइंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, ये भी सर्वेइंग का है। भू सर्वेक्षण के समय सबसे लंबी रेखा बनाई जाती है, लार्जेस्ट लेंथ ऑफ द लाइन प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग सर्वेइंग। तो सर्वेइंग के दौरान सबसे लंबी जो लाइन बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है। देखो, तो एक पॉइंट जो है यहां से सर्वे स्टार्ट होता है, और कोई एक पॉइंट है जहां पर जाकर सर्वे एंड होता है। ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली, ये हमने कहा ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन को बोला जाता है सर्वे लाइन, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन क्यों बोला है, क्योंकि इसी को बेस मानकर सर्वे करते हैं। और ये जो बोथ पॉइंट्स हैं जहां से सर्वे स्टार्ट होगा जहां पर एंड होगा, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो पॉइंट है इनको बोला जाता है स्टेशन। ये वाला पॉइंट भी क्या है, स्टेशन। ठीक है, तो ये वाली लाइन हो गई बेस लाइन। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आधार रेखा, या बेस लाइन इसको कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 62। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, सिंचाई जल के साथ घुलनशील उर्वरकों के प्रयोग को कहा जाता है। तो भाई एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर विथ इरिगेशन वाटर इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो इसको बोला जाता है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन कहा जाता है इसको। फर्टिगेशन क्या है भाई, तो हम लोग बात करते हैं कि फर्टिलाइजर विथ इरिगेशन, इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर जब देते हैं तो फर्टिगेशन बोला जाता है। फिर केमिगेशन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि पेस्टिसाइड्स विथ इरिगेशन। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा केमिगेशन। माइक्रो इरिगेशन क्या चीज है भाई, तो माइक्रो इरिगेशन जो है ये ड्रिप मेथड जो है इसी को बोला जाता है माइक्रो इरिगेशन, और ये तो इरिगेशन की मेथड है। इसके अलावा और वर्ड आता है, एक आता है हर्बिगेशन। हर्बिगेशन का मीनिंग क्या हुआ, तो हर्बिगेशन का मीनिंग हुआ कि हर्बिसाइड्स विथ इरिगेशन वाटर। मतलब हम सिंचाई के साथ शाकनाशी देते हैं तो इसको हर्बिगेशन बोलेंगे, उर्वरक देते हैं तो फर्टिगेशन बोलेंगे, पेस्टिसाइड अगर दिया जाता है पीड़कनाशी तो इसको बोला जाता है केमिगेशन। एक और आता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोगेशन। नाइट्रोगेशन मतलब क्या होता है भाई, लिक्विड NH3 को जब हम इरिगेशन के साथ देते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नाइट्रोगेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप सबने पढ़ रखा है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ज्वार का वानस्पतिक नाम हमसे पूछा है, बॉटनिकल नेम ऑफ ज्वार। ज्वार मतलब सोरगम। सोरगम का बॉटनिकल नेम हमसे पूछा है, क्या होता है, तो आप देखेंगे कि यहां भी सोरगम हेल्पेंस दिया है और यहां सोरगम बाइकलर दिया है। तो ये सोरगम में कंफ्यूज मत होना, आंसर आएगा सोरगम बाइकलर। ये सोरगम का बॉटनिकल नेम है, जबकि ये किसका है, जोहानसन ग्रास जो होता है, जोहानसन ग्रास मतलब जिसको हम बोलते हैं बरू,
ये बरू का है, जबकि इल्यूसिन कोरकाना किसका है? फिंगर मिलेट, या इसको बोला जाएगा रागी। बिगनर रेडिएटा किसका है? तो ये है ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम मतलब मूंग का। तो बॉटनिकल नेम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी हमारे को अच्छे से याद करना है, पढ़ के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन मृदा आरक्षक फसल नहीं है? नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल कवर क्रॉप? तो हमारे को यहां पर ध्यान रखना है कवर क्रॉप। तो ब्लैक ग्राम, ग्वार, सोयाबीन, ये तीनों कैसी हैं? ये तीनों जो हैं ये कवर क्रॉप है। कवर क्रॉप्स जो होती हैं इनको हम मल्च क्रॉप भी बोलते हैं। मल्च क्रॉप्स क्यों बोला जाता है भाई? ये क्या करती हैं? ये वाली क्रॉप क्या करेंगी? तो हम लोग बोल सकते हैं टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन, मतलब मृदा की ये कटाव से, क्षरण से रक्षा करती है। कैसे करती है? तो जैसे हमने देखा ये सॉइल है, लेकिन ये सॉइल के ऊपर पूरा इस तरह से कवर कर लेती है। अपनी फोलिएज ग्रोथ जो होती है, वानस्पतिक वृद्धि से पूरा सॉइल को कवर कर लेगी। कवर करने से क्या होता है कि डायरेक्ट वाटर और विंड सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आता है, और ये इन्होंने क्योंकि पूरे फील्ड को कवर कर रखा, इसलिए इरोजन कम हो जाएगा। बट मेज की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करती है? प्रोमोट सॉइल इरोजन, मतलब ये मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली फसल है मेज। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि मेज हो गया, कॉटन को इसमें रख लेते हैं हम लोग, टोबैको है, ये इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स कहलाती है, इरोजन को प्रमोट करने वाली फसलें कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। 73, नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड का हेडक्वार्टर हमारे को बताना है, कहां पर है भाई? तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर, नाबार्ड मतलब फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कब स्टेब्लिश हुआ? 12 जुलाई 1982। ये आरबीआई का एक पार्ट है जो एग्रीकल्चर जो क्रेडिट होती है, कृषि वित्त, कृषि ऋण जो होता है, उसके लिए काम में आती है। फिर हम लोग देखते हैं न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में क्या है भाई? तो जो BIS है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये जो है 1987 में इसका नाम बदला। पहले इसका नाम क्या था? ISI इसका नाम था। ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसका नाम था। ये 1947 में स्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नागपुर में था। बाद में BIS नाम हुआ। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? नई दिल्ली। 87 की बात है, 1987। बट हमारा आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च इज लोकेटेड एट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च की अगर हम लोग बात करें तो ये कहां पर है भाई? ये लुधियाना में है। लुधियाना के अंदर ये है। जबकि हैदराबाद, यहां पर अगर बात करें तो क्या है भाई? डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च, DRR, ये कहां पर है भाई? तो ये हैदराबाद में है। फिर NRCS, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरगम, ये राइस है। ये हम लोग बात कर रहे हैं सोरगम, ये भी कहां है? हैदराबाद में।
क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, क्रीडा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी कहां पर है? तो ये भी हैदराबाद में है। फिर हम लोग बात करते हैं जयपुर में क्या है भाई? तो नियाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च ये है। फिर NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, ये नागपुर में है। कॉटन वाला जो है ये नागपुर में है, बट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा लुधियाना। मेज वाला कहां पर है? तो लुधियाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती? ये क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ सॉइल आर नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी ये तो होती है भाई सबसे ज्यादा, 47.6% के आसपास जो है ये होती है। रेड सॉइल ये भी होती है। पीट सॉइल इन वेरी लेस परसेंटेज, बहुत ही कम परसेंटेज में पीट सॉइल भी होती है। जैसे सिंगरौली टाइप के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको मिल जाएगी, बट एरिड सॉइल नहीं होती है। एरिड सॉइल नहीं होती है। एरिड सॉइल में आपको क्या पता होना चाहिए भाई? एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी होना चाहिए? लेस देन 25 सेंटीमीटर। अब एरिड सॉइल ये ओनली कहां पर आपको मिलेगी भाई? तो राजस्थान में हम लोग बात करते हैं, वेस्टर्न राजस्थान है। फिर गुजरात में जो कच्छ का रण है वहां पर आपको ये मिलेगी। ड्राई सॉइल अलग हो जाती है। ड्राई सॉइल एवरेज एनुअल रेनफॉल अगर हम लोग देखें तो लेस देन, आप देखोगे 50 सेंटीमीटर या लेस देन 75 सेंटीमीटर, ये हम बोलते हैं ड्राई सॉइल में। बट यहां पर बात चल रही है एरिड सॉइल की, तो ये एमपी के अंदर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहां राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अभी हमने बात की एग्रीकल्चर मार्केटिंग का नेशनल इंस्टीट्यूट कहां पर है भाई? तो ये कहां पर है? तो जयपुर के अंदर ये इंस्टीट्यूट है, नियाम जिसको हम बोलते हैं। ये 1988 जो है इसमें एस्टेब्लिश हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं। 98 हो गया। 99, भारत में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संबंधी जानकारी कौन देता है? हु गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड मटेरियल एक्सपोर्ट इन इंडिया? तो ये भाई कौन करता है? ये एपेडा करता है। एपेडा ये क्या चीज है? एग्रीकल्चरल, हम लोग यहां पर बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड मटेरियल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह है एपेडा। 1986 में यह इंस्टीट्यूट बना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नाबार्ड आप जानते हैं, नाबार्ड की बात हम कर चुके हैं। आईसीआर को कौन नहीं जानता। एनएचबी की अगर बात करते हैं, ये क्या चीज है? तो ये है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है। कहां पर है ये? गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव हरियाणा में ये है। 1986 ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड सारे जो वर्क हैं इंडिया में करने के लिए काम में आता है। आईसीआर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब चीज़ों के लिए आता है। और आप जानते ही हो कि हमारे पास जो नाबार्ड है ये एग्रीकल्चर में सारी आईसीआर
से रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं, इनको क्रेडिट के साथ बैंकिंग स्कीम आरबीआई के साथ मिलकर ये हमारे यहाँ कंट्री में चारों तरफ लाने का, फैलाने का काम करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 99 था। इसके साथ ही क्रॉप प्रोडक्शन के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर भूपेंद्र यादव सर आपके सामने आएंगे और अगला जो पेपर हुआ है आपका पीएटी का, उस पेपर को लेकर बहुत जल्दी मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो देखें, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि प्यारे बच्चों आपको विदित है, एमजीसीआई आपके लिए पीएटी 2023 और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनकी सीरीज चला रहा है। उसी सीरीज में, उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले बेटा जो आपका एमपी पीएटी का पेपर हुआ था 7 दिसंबर 2023 को, शिफ्ट थी सेकंड, और इसमें आज हम चर्चा करेंगे AG2 अर्थात क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर। तो मैं आज आपको इस पेपर में हॉर्टिकल्चर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही था इस पेपर का, मैंगो इज मोस्टली प्रोपागेटेड बाय, मैंगो इज मोस्टली प्रोपागेटेड बाय, आम का प्राय प्रसारण होता है। तो पहला ऑप्शन है बडिंग, जान लेते हैं। बडिंग जिसको हम टी बडिंग बोलते हैं, इसी को आई बडिंग बोल दिया जाता है, इसी को सील्ड बडिंग बोल दिया जाता है, इसी को इन्वर्ट टी बडिंग या उल्टा टी बडिंग बोल दिया जाता है। तो टी बडिंग मेनली जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ रोज, ये मुख्यतः गुलाब में किया जाता है। देन हम बात करें बेटा टी बडिंग के अलावा यदि हम बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर बडिंग हम देखेंगे दैट इज़ रिंग बडिंग, और ये रिंग बडिंग वलय कलिकायन जिसको हम बोलते हैं, तो ये प्रोसेस की जाती है बेर के अंदर। देन हम नंबर देखें अगला पैच बडिंग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, दैट इज़ अनोला। ये प्रोसेस किस में होती है या प्रसारण की विधि किस में उपयोग लेते हैं हम, अनोला। अनोला आप सभी जानते हैं दैट इज़ आंवला। देन बात करें हम बेटा सील्ड बडिंग, ठीक है। तो सील्ड बडिंग की अगर बात करी जाए तो सील्ड बडिंग का प्रोसेस होता है मैंडारिन के अंदर, मैंडारिन मतलब संतरा। तो यहाँ पर ये बडिंग के सारे प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करें सेकंड, यहाँ पर देख पा रहे ऑप्शन में बेटा लेयरिंग। तो लेयरिंग मेनली तो होता है लीची के अंदर, किसके अंदर होता है, लीची के अंदर। कुछ हद तक ये, कुछ हद तक ये अगर हम देखें तो गुआवा में भी सक्सेस होता है, लेकिन ये गुआवा का कमर्शियल मेथड नहीं है। फिर सर गुआवा का कमर्शियल मेथड क्या है, तो नाउ डेज अगर हम देखें गुआवा में जो कमर्शियल मेथड है, ठीक है, गुआवा की अगर हम बात करें, इसका जो कमर्शियल मेथड हो रहा है गुआवा में प्रोपागेशन का, वो होता बेटा दैट इज स्टूलिंग, और स्टूलिंग को ही हम बोलते हैं माउंड लेयरिंग, ठीक है। और माउंड लेयरिंग को आप लोग हिंदी भाषी लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, ढेरी कलम। कौन सा कलम, तो ढेरी दाब कलम। तो ये गुआवा का कमर्शियली प्रोपागेशन हो रहा है, हालांकि कुछ जगह पर पेच बडिंग भी गुआवा में चल रही है, लेकिन फिलहाल आप इतना ही याद रखेंगे। देन बात करें हम कटिंग की, तो कटिंग के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग, ठीक है, रूट कटिंग। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं स्टेम कटिंग, और स्टेम कटिंग में भी हम बात कर रहे हैं किसकी सर, तो हार्ड वुड कटिंग। हार्ड वुड कटिंग बोले तो सख्त तना कलम, हार्ड वुड कटिंग को क्या बोलते हैं बेटा, सख्त तना कलम। और सख्त तना कलम से मेनली प्रोपागेशन हम देखते हैं किस में होता है साहब, तो मेनली हम देखेंगे ग्रेप्स में हो रहा है, ग्रेप्स मतलब अंगूर, फिग मतलब अंजीर, देन पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट मतलब अनार, ठीक है। तो अनार में हो रहा है, अंगूर में हो रहा है और अंजीर में हो रहा है। इनार्चिंग की बात करें साहब, तो इनार्चिंग का मेनली जो प्रोपागेशन होता है आप देखते हैं, तो एक तो मैंगो है, मैंगो के अलावा हम देखें सपोटा है, चीकू है, इसमें भी इनार्चिंग हो रहा है। लेकिन मैंगो में कमर्शियली और व्यावसायिक तौर पर जो प्रसारण यूज़ किया जाता है, आम का जो कमर्शियली प्रसारण होता है, किसका सर, आम का। तो आम का जो कमर्शियली प्रोपागेशन होता है दैट इज विनियर ग्राफ्टिंग। कौन सा ग्राफ्टिंग है साहब, तो विनियर ग्राफ्टिंग है, और विनियर ग्राफ्टिंग को ही हम साइड ग्राफ्टिंग बोलते हैं। और विनियर ग्राफ्टिंग कौन सी इंडिया में यूज़ करते हैं, आप सब भली भांति जानते हो, दैट इज नॉर्थ इंडिया। और इनार्चिंग मैंगो में, इनार्चिंग मैंगो में कौन से इंडिया में यूज़ किया जाता है, दैट इज साउथ इंडिया, ठीक।
तो बेटा इस प्रश्न में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी और एटलीस्ट जो फेमस चीज़ें है वो सारी मैंने आपको बता दी। एक और फेमस यहीं बता ही देता हूँ लगे हाथ, ताकि आपका प्रोपागेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो छूटे ना। बात हम करें बेटा पपाया की, तो पपाया में प्रसारण होता है बाय सीड। पपाया के अलावा एसिड लाइम, कौन सा लाइम? एसिड लाइम। एसिड लाइम में भी प्रसारण होता है सीड। सीड मतलब बीज। तो अब मुझे शायद उत्तर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ने इसका उत्तर भी देख लिया, और मैंने नहीं बताया होगा तो भी आपने इसका उत्तर तो दे ही दिया है, क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हो। तो आम में अब प्रसारण किससे होगा? तो इनार्चिंग ऑप्शन है। बाकी आम में ये सारी विधियां उपयोग में हम नहीं लेते, तो इनार्चिंग, और इनार्चिंग भी दिख जाए और विनियर ग्राफ्टिंग भी दिख जाए तो पहली प्रायोरिटी विनियर। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, साउथ इंडिया बोला है तो इनार्चिंग, और नॉर्थ इंडिया बोला है तो फिर आपको विनियर ग्राफ्टिंग। लेकिन कुछ भी नहीं बोला है तो पहली प्रायोरिटी विनियर ग्राफ्टिंग रखना है, ध्यान रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी, डमरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा, ताकि आप भविष्य में इसको फिर से एक बार पढ़ सके। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर पे। सर ये 10 नंबर कहाँ से आ गए एक के बाद? तो बेटा आपको ध्यान रखना है, इस सीरीज में पेपर में जिस नंबर पर ये क्वेश्चन था वही अपन ने यहाँ पर रखा है, ठीक है? तो आप परेशान ना होना। चलिए देखिए स्क्रीन पर, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है क्या बेटा? तनाकृंतन की औसत लंबाई कितनी रखी जाती है? आपसे ये पूछा जा रहा है तनाकृंतन की औसत लंबाई कितनी रखी जाती है। तो आइए हम बात करते हैं स्टेम कटिंग की। किसकी बात हो रही है यहाँ पर सर? तो यहाँ पर बात हो रही है बेटा स्टेम कटिंग की। यहाँ पर बात हो रही है स्टेम कटिंग, और स्टेम कटिंग को आप सब लोग किस नाम से जानते हो? तनाकृंतन बोल सकते हैं, ठीक है, या इसको स्टेम को स्टॉक कटिंग भी बोल दिया जाता कभी कभी। तो आप तो स्टेम कटिंग, या अच्छे से याद रखना हो तो तनाकृंतन, ठीक है? तो तनाकृंतन की बात करें तो तने में हम जो शाखाएं लगी है उनकी उम्र के हिसाब से इसमें 3 से 4 प्रकार बनते हैं। वैसे तो मुख्यतः 3 ही है, पर कुछ बुक्स में इसके 4 प्रकार भी दे रखे हैं, तो उनके ऊपर भी अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? पहला हम देखेंगे बेटा, दैट इज हार्ड वुड कटिंग। हार्ड वुड कटिंग। हार्ड वुड कटिंग को आप हिंदी में क्या, किस नाम से जानते हो भाई? तो इसको आप जानते हो सख्त तना कलम। अब कोई शाखा सख्त कब होगी? जब वो पुरानी हो जाए। तो यहाँ पर कितनी पुरानी रखना है? तो यहाँ पर 1 वर्ष, कितने वर्ष? 1 वर्ष, 1 ईयर ओल्ड ब्रांच लेना है। 1 वर्ष पुरानी शाखा लेना है। कितने वर्ष पुरानी? तो 1 वर्ष पुरानी क्या ली जाती है? शाखा प्रोपागेशन के लिए ली जाती है। चलिए ठीक, अब हार्डवुड कटिंग करते किस में? तो जैसे अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि हार्डवुड कटिंग हम करते हैं ग्रेप्स में, फिग में और पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट मतलब आपका क्या हो रहा है बेटा? अनार। फिग है, फिग के अलावा अगर हम देखें, चलो थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। फिग के अलावा अगर हम देखें तो अनार में भी ये काम हो रहा है और अंगूर में भी हो रहा है, ठीक? तो हार्डवुड कटिंग, अब प्रश्न ये आता है कि हार्डवुड कटिंग की लंबाई कितनी रखी जाती है? तो इसकी जो लेंथ रखी जाती है हार्डवुड कटिंग की, वो रखी जाती है बेटा 10 to 45 सेंटीमीटर। कितनी रखी जा रही है इसकी लेंथ? तो इसकी लेंथ रखी जा रही है 10 to 45 सेंटीमीटर। अब दूसरे नंबर पर हम जानेंगे सॉफ्ट हार्डवुड कटिंग में दूसरा अपन जानने वाले हैं पर बेटा सेमी हार्डवुड कटिंग। जैसे ये शाखा 1 वर्ष पुरानी है तो इसमें अपन 4 से 9 महीने पुरानी शाखा लेंगे। चलिए दूसरा जो तरीका हो रहा है इसमें वो हो रहा है बेटा सेमी हार्ड वुड कटिंग। अब सेमी हार्डवुड कटिंग की बात करूं तो जैसे यहाँ पर 1 वर्ष पुरानी, तो यहाँ पर 4 से 9 माह या 4 to 9 मंथ ओल्ड ब्रांच लेना है। लंबाई कितनी रखी जाएगी? तो 7 से 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रखी जाती है। और सेमी हार्डवुड कटिंग का यूज जनरली हम करते हैं, वैसे कमर्शियली ये प्रोपागेशन नहीं करते हैं, ठीक है? इनका किनका, जिनका मैं नाम लिख रहा हूं, दैट इज गुआवा एंड मैंगो। आम और अमरूद में ये व्यावसायिक रूप से नहीं उपयोग में लाया जाता, लेकिन ऑप्शन में आएगा तो यही लगाना 2, ठीक है? तो सेमी के लिए क्या लिख सकते हैं? अर्ध सख्त तना कलम, ठीक है? हिंदी भाषी ध्यान दे बेटा, इसको हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं? अर्ध सख्त तना कलम, ठीक है? ध्यान रहेगी ये बात। चलिए अब बात करें तीसरे नंबर पर हम, तो तना कलम का तीसरा प्रकार हम देखेंगे तो हार्ड हो गया,
सेम ही हो गया। अब बात करेंगे हम बेटा सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट वुड कटिंग, सॉफ्ट मतलब मृदु या कोमल, तो ये है बेटा मृदु काष्ठ उपरोपण। मृदु काष्ठ उपरोपण। अब बात हो रही है मृदु काष्ठ उपरोपण की, तो जैसे इसकी हमने बात करी 1 साल पुरानी है, ये 4 से 9 माह पुरानी है बेटा। तो ऐसे हम बात करने वाले सॉफ्ट वुड की, तो ये कितने माह पुरानी होगी और इसकी लंबाई क्या होगी। तो ये पुरानी रहती है बेटा 2 to 3 मंथ, 2 से 3 माह पुरानी शाखा लेना है। और इसकी जो लेंथ रहती है वो 10 to 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। देन लास्ट है तना कलम का ही प्रकार है हर्बेसियस कटिंग। कौन सी कटिंग सर, तो हर्बेसियस कटिंग की बात करेंगे अपन। चौथे नंबर पर होता बेटा दैट इज हर्बेसियस कटिंग। हर्बेसियस कटिंग। अब हर्बेसियस कटिंग का मतलब है कि बिल्कुल हरे हरे भाग लगाकर नया पौधा तैयार करते हैं। और हर्बेसियस कटिंग का जनरली यूज किया जाता है आपके 1 वर्षीय पौधों में, जिनको हम बोलते हैं एनुअल फ्लावर्स। ठीक है, जितने भी एनुअल्स हैं, वार्षिक पुष्पीय पौधे हैं, ठीक है बेटा, एनुअल्स मतलब वार्षिक पुष्पीय पौधे। कौन से पौधे सर, तो वार्षिक जो पुष्पीय पौधे होते हैं, एनुअल्स होते हैं, उनमें इसका यूज करते हैं। किसका, हर्बेसियस कटिंग का। और ये कितने माह पुरानी होती है, तो ये शाखा पुरानी होती है 1 to 2 मंथ, 1 से 2 माह पुरानी होती है, ज्यादा पुरानी नहीं होती। और इसका यूज कौन से प्लांट में या कौन से एनुअल फ्लावर में करते हैं, तो जैसे अल्टरनेथ्रा हो गया, अल्टरनेथ्रा, ठीक है, अल्टरनेथ्रा में करते हैं, इरिस में करते हैं, कोलेस में करते हैं, उनमें ये कटिंग यूज लेते हैं। अब अपने प्रश्न पे आए उससे पहले एक और चीज बता दूं कि जब भी रूट कटिंग हम करते हैं या स्टेम कटिंग करते हैं, कोई सा भी कटिंग लेते हैं, एनी वन कटिंग की बात करें, तो चलो स्टेम की बात कर लेते हैं फिलहाल। तो स्टेम कटिंग की अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, तो कोई सा भी जनरली कटिंग करे तो उसमें रूटिंग एक समस्या होती है ना, तो यहाँ पर भी रूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रूटिंग का मतलब क्या हुआ सर, जड़ फुटाव। कौन सा फुटाव, जड़ फुटाव। अब जड़ फुटाव यदि करना चाहते हैं अपन, क्या करना चाहते हैं सर, जड़ फुटाव, तो उसके लिए एक हार्मोन होता है। कौन सा सर, IBA। और इसकी कितनी मात्रा यूज करना चाहिए, तो 5000 ppm। कितने ppm, 5000 ppm IBA की मात्रा उपयोग करेंगे। किसके लिए, हम रूटिंग के लिए, स्टेम कटिंग के अंदर। अब यहीं से कई सारे क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछे गए, जो आप यहां से अपने आंसर पर पहुंच पाओगे। अब अपने प्रश्न पर आते हैं ऑप्टिमम लेंथ ऑफ स्टेम कटिंग। तो स्टेम कटिंग की ऑप्टिमम लेंथ, देखो बेटा अब सब अलग अलग लेंथ है, अब उसने केवल औसत लेंथ पूछी है। तो इन सब में देखो जो अपने ऑप्शन में दिए, 5 से 10 है क्या, नहीं है, 30 से 45 नहीं है, 10 से 30 के बीच में ऑप्शन आ सकते हैं, क्योंकि 10 है अपने पास 2 जगह पर। और इनका एवरेज अगर देखेंगे इन सब का, तो एवरेज क्या आएगा आपका 10 to 30। तो इट शुड बी राइट आंसर बी। उम्मीद करता हूं ये मजेदार और महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि एक ही स्क्रीन पर यहां से मैंने वो सारे क्वेश्चन लिख दिए जो स्टेम कटिंग के बनते बेटा। आइए अगला प्रश्न है 11 नंबर पर, किन्नो इज एन इम्प्रूव या इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ। किन्नो क्या है भैया, तो किन्नो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर तो, लेकिन किन्नो पैदा कैसे हुआ, किन्नो की कहानी क्या है जानते हैं। किंग संतरा का क्रॉस हुआ किसके साथ, विलो लीफ के साथ। किंग और विलो लीफ का क्रॉस कराया तो क्या पैदा हो गया बेटा, किन्नो। कौन आ गया, किसका जन्म हो गया है, किन्नो का। लेकिन इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन है, तो इसको बनाने वाला व्यक्ति है HB फ्रॉस्ट। किसने डेवलप किया इसको, HB फ्रॉस्ट ने। कहां पर, तो ये डेवलप किया गया बेटा कैलिफोर्निया में। कहां पर डेवलप किया गया, कैलिफोर्निया। इसका विकास हुआ है कैलिफोर्निया USA के अंदर। कब हुआ, तो कुछ बुक्स में 1935 है, कुछ में 1915 है। और ये किन्नो USA से एंट्री कहाँ ली बेटा, इंडिया में। तो ये भारत में कहाँ से आया, इंडिया में आया। विच ईयर कम इन इंडिया, दैट इज 1959। और इंडिया में सबसे पहले, भारत में इसको भैया सबसे पहले कहाँ उगाया गया, तो किन्नो संतरा को भारत में सबसे पहले उगाया गया है पंजाब के अंदर। कहाँ इसकी एंट्री हुई, किन्नो संतरा की भारत में, तो पंजाब में। कब हुई, ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अब 2 शब्द और इसमें, लाइम और लेमन, ठीक है। तो लाइम क्या होता है, लेमन क्या होता है, लिटिल बिट डिफरेंस है, दोनों में जान लेते हैं। एक तरफ हम बात करें बेटा लाइम की और एक तरफ बात करें लेमन की, ठीक। लाइम क्या होता है और लेमन क्या होता है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं।
जनरली जो लाइम होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, सॉर टेस्ट होता है ना, सॉर टेस्ट होता है मतलब खट्टे होते हैं। ये थोड़े कम खट्टे होते हैं ना, ये स्वाद में ज्यादा खट्टे हैं, ये थोड़े कम खट्टे। खट्टा तो ये भी होगा लेमन भी, लेकिन इसकी तुलना में कम होगा। और जो लाइम होता है आप देखोगे मार्केट में बिल्कुल इस तरह से जो आप देखते हो, ठीक है, एकदम ग्रीन वाला नींबू, ठीक है, ग्रीन वाला जो नींबू देखते हो वो आपका लाइम है। और जो कुछ इस तरह से आप डार्क येलो वाला देखते हैं बेटा, है ना, थोड़ा पीला वाला जो बिल्कुल पीला रहता है ना, वो पीला वाला जो आपको मार्केट में दिख रहा है वो आपका लेमन है। ठीक है, लाइम की बात करें तो इसमें बहुत फेमस लाइम है जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है, दैट इज एसिड लाइम। कौन सा लाइम सर? तो एसिड लाइम। एसिड लाइम को भी आप कागजी नींबू बोलते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। देन बात करें लेमन की, तो लेमन में हम देखें तो सिट्रस लाइमन इसका बॉटनिकल नेम है, और लेमन में भी रफ लेमन है। ठीक है, कौन सा लेमन है? रफ लेमन है। चलो, तो लेमन के भी कुछ बातें मैंने आपको बता दी, लाइम की भी कुछ बातें बता दी। अब आंसर बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि किन्नो क्या हो रहा है, किन्नो एक तरह से देखे तो संतरा हो रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया बी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा और इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 17 नंबर पर, ध्यान से पढ़ना है उसको। आपसे पूछा जा रहा है एक सामान्य रसोई घर में औसत क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। अब रसोई घर मतलब किसकी बात हो रही बेटा? किचन गार्डन। किचन गार्डन को आप बोलते हो गृह वाटिका। कौन सी वाटिका सर? तो गृह वाटिका। किचन गार्डन को हम किस नाम से जान रहे हैं? गृह वाटिका। और गृह वाटिका की बात करें तो एक सदस्य को कितनी जगह चाहिए? किचन गार्डन में एक सदस्य को कितनी जगह चाहिए? तो 50 वर्ग मीटर जगह चाहिए। एक सदस्य को कितने वर्ग मीटर? 50। और एक परिवार में साधारणतः कितने सदस्य को माना जाता है? सर हमारे परिवार, अभी तुम परिवार पर नहीं, पीएटी पर ध्यान दो। ठीक है, तुम परिवार मत बनाओ रे, पीएटी बनाओ अभी। तो एक परिवार में साधारणतः कितने सदस्य होना चाहिए? तो एक परिवार में साधारणतः 5 सदस्य माने जाते हैं। कौन कौन? दादा दादी, पति पत्नी और एक बच्चा। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना। तो एक परिवार में कितने सदस्य? 5। तो एक के लिए कितना? 50। तो 5 गुणा 50 कितना हो गया बेटा? 250 वर्ग मीटर। ठीक, गृह वाटिका किचन गार्डन किधर होना चाहिए? घर के आगे के पीछे, तो बैक साइड ऑफ होम। बैक साइड में बनाते हैं, घर के पीछे। और इसके लिए दो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंगो की कौन सी वैरायटी है जो किचन गार्डन में लगाई जाती है? और पपाया की कौन सी वैरायटी है जो किचन गार्डन में लगाई जाती है? मुझे पूरा विश्वास है सबने इसका उत्तर बता दिया होगा। तो मैंगो के लिए हम बात करें दैट इज आम्रपाली, और इधर हम बात करें बेटा दैट इज पूसा नन्ना। ठीक है, ये म्यूटेंट वैरायटी, इसकी हाइट 1 मीटर से ज्यादा नहीं होती। और सबसे अच्छा बैकयार्ड ट्री कौन सा? बैकयार्ड मतलब घर के पीछे, है ना, बैक यार्ड फ्रूट क्रॉप कौन सी है? तो पपाया ही है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं मुझे उत्तर बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी ने इसका आंसर देख लिया होगा, डी डमरू। तो राइट आंसर शुड बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री फल का उदाहरण है, एग्जांपल ऑफ मोनोकॉटिलिडन फ्रूट। इनमें से कौन सा मोनोकॉट्स में आएगा? ठीक है बेटा, तो मोनोकॉट्स में कौन सा आएगा उसको अपन समझते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं जनरली जो फ्रूट्स होते हैं उसमें 3 परिवार आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। पहला है म्यूजेसी, और म्यूजेसी में कौन आता है? केला। देन हम बात करेंगे ब्रोमीलिएसी, और ब्रोमीलिएसी में कौन आ रहा सर? तो इसमें आ रहा भैया अनानास, पाइनएप्पल। ठीक है, एक आएगा बेटा आपका एरेकेसी या पामी परिवार। तो इसमें कौन कौन आता है? तो नारियल आएगा आपका, कोकोनट। नारियल के बाद यदि हम देखें तो बेटा डेट पाम आएगा, डेट पाम बोले तो खजूर। फिर आपका अरेका नट की बात करूं तो सुपारी। तो ये सब एक बीजपत्री में आते हैं। ऐसे ही बेटा सब्जियों में अगर अपन चले कि सब्जियों का कौन सा परिवार एक बीजपत्री में आता है, तो ये तो फलों की बात हो गई, और फल की बात पूछी भी गई है और आप बता भी दोगे। अगर ऐसा ही सब्जियों में आ जाए तो इसमें भी 2-3 परिवार आपको अच्छे से याद रखना है। पहला तो हो रहा बेटा एमार्लिडिएसी या एलिएसी, और एलिएसी में कौन कौन आता है? तो प्याज आता है और लहसुन आता है।
ठीक है। एलिएसी हो गया आपका, इसमें एरेकेसी आता है, एरेकेसी। और एरेकेसी में कौन आती है? तारो, तारो को आप अरबी बोलते हो, ठीक है। देन हम बात करें तो डायोस्कोरेसी, डायोस्कोरेसी की अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी याम है, ग्रेटर याम, लेजर याम, व्हाइट याम, सारे याम इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इन ग्रेमेनी भी, सर ग्रेमेनी सब्जी में कहाँ आता है? आपको ध्यान रखना बेटा, जो स्वीट कॉर्न है, कौन सा कॉर्न है? स्वीट कॉर्न एज ए वेजिटेबल कंसर्न किया जाता है, मीठी मक्का, जिसकी दो वैरायटी बहुत फेमस है, माधुरी और प्रिया। क्लियर? तो अब मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है बेटा, आप सभी इसका आंसर भली बात बता दोगे। दैट इज सी, म्यूजेसी बनाना। सो राइट आंसर शुड बी सी। चलिए, आप चाहे तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। डिब्बाबंदी में कौन सी सब्जी के लिए प्रयोग हो रहा है? विच वेजिटेबल इज यूज्ड इन कैनिंग? कॉलीफ्लावर, पी और कैरेट। तो भैया इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा डी, डमरू। पहली बात तो फूल गोभी की भी होती है, फूल गोभी के अलावा गोभी वर्गीय में हम देखें तो ब्रोकली की भी कैनिंग की जाती है। सिर्फ जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स होती है उनके जनरली कैनिंग नहीं होती है, जितनी भी पत्तेदार सब्जी है उनकी और नींबू वर्गीय फलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबकी कैनिंग होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कैनिंग जो होती है विश्व में, वर्ल्ड में अगर हम देखें बेटा, वर्ल्ड में अगर हम देखें तो वर्ल्ड में जो नंबर 1 कैनिंग वेजिटेबल है, वर्ल्ड में जो नंबर 1 कैनिंग वेजिटेबल है दैट इज पी, मटर। और मटर की कैनिंग किसके साथ होती है? तो सॉल्ट के साथ होती है। कितना %? तो 2 to 3 और प्लस शुगर। शुगर कितना लेंगे? तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा आई थिंक, और पता है तो अच्छी बात है बेटा। 1% शुगर लेना है, 2% नमक लेना है, उसके साथ मिलाकर मटर की कैनिंग की जाती है। वैसे ही वर्ल्ड में या भारत में, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रश्न बन सकता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा किस फ्रूट की कैनिंग होती है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा कैनिंग या डिब्बाबंदी की बात हो या कनस्तरबंदी की बात हो तो भारत में सबसे ज्यादा जो कैनिंग की जाती है वो मैंगो की जाती है, आम की। और आम में भी किसकी कैनिंग करते हैं? फ्रूट की करते हैं कि पल्प की? तो ध्यान रखना पल्प की, क्योंकि पल्प ही काम का होता है। वैसे तो आम में सब कुछ काम का है, कुछ भी बेकार नहीं है, क्योंकि भारतीय लोगों का पसंदीदा फल है, लेकिन कैनिंग में उसका हम पल्प यूज करते हैं। और आम की कैनिंग के लिए ध्यान रखना है, 2 वैरायटी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज दशहरी, जो नॉर्थ इंडिया की फेमस वैरायटी है, एंड केसर, जो कि गुजरात की फेमस वैरायटी है। ये दोनों बहुत अच्छी वैरायटी है कैनिंग के लिए। कौन कौन? दशहरी और केसर। तो उम्मीद करता हूँ काफी पर्याप्त जानकारी है, आंसर अपन ने चर्चा कर ही लिया। कैरेट में भी एक फेमस वैरायटी है दैट इज चेंटनी। चेंटनी जो वैरायटी है कैरेट की, ये भी भैया प्रिजर्वेशन में कैनिंग के लिए उपयुक्त वैरायटी है। चलिए, अब बात आई कैनिंग की, तो कैनिंग को एपेटाइजिंग कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहा जाता है सर? एपेटाइजिंग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पापा थे निकोलस अपार्टस। कैनिंग के बारे में बताने वाला व्यक्ति एम निकोलस अपार्टस। फादर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन दैट इज निकोलस अपार्टस। फादर ऑफ फूड साइंस दैट इज निकोलस अपार्टस। ये तीनों बातें निकोलस अपार्टस के लिए कही गई है, ठीक है बेटा। चलिए, अब अगला प्रश्न है, आम्रपाली एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो आम्रपाली की अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण प्रजाति किसकी? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है। चलो पोमग्रेनेट की बात करते हैं। तो पोमग्रेनेट में फेमस वैरायटी हम बात करें तो गणेश है, बहुत फेमस वैरायटी है। सोलापुर है, सोलापुर के अलावा हम जाने भगवा है, ठीक है। ये भगवा भी इसकी एक फेमस वैरायटी है। देन मैंगो में तो काफी सारी सीरीज है, चाहे आप बात करो तो दशहरी है, फिर हम बात करें तो चौसा है, बात करें तो सिंधु है, नीलम है, रत्ना है, तोतापरी है, मालगुआ है, बेल्लारी है, ओलूर है, चंद्रकिरण है, बप्पाकाई है, नीलेश्वरी ड्वार्फ है, कई सारी वैरायटियां हैं। अंगूर की बात करें तो इधर बेटा डिलाइट है, डिलाइट के अलावा हम बात करें तो परलेट है। परलेट के अलावा यदि मैं बात करूं, डिलाइट परलेट के अलावा यदि मैं बात करूं तो इसमें बहुत फेमस वैरायटी है दैट इज थॉमसन सीडलेस। कौन सा सीडलेस? थॉमसन सीडलेस। पपाया में बात करें तो दैट इज रेड लेडी। चलो रेड से लिखते हैं, मजा आएगा आपको भी। कौन सी लेडी बेटा? रेड लेडी। और पूरा इसका नाम है रेड लेडी 786, जो ताइवान के नाम से भी जानी जाती है। रेड लेडी 786। को 5 है जो पपेन के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है। देन पूसा नन्ना बात हो ही चुकी है अपनी।
पूसा मेजेस्टी है। तो ये काफी फेमस वैरायटी है जो मैंने फ्रूट्स की यहाँ लिख दी है, और इसका उत्तर तो किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो एक साथ मैंने आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी है। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने पास बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा रहा है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज सिचुएटेड है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें न्यू दिल्ली में, तो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। फर्स्ट वन इज दैट इज ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 16 of July 1929, and another important institute that is IARI, Indian Agricultural Research Institute, में भी it is famous name और प्रचलित प्रसिद्ध नाम जैसे आपसे पूछा जाए तो पूसा इंस्टीट्यूट। वाई? बिकॉज पूसा समस्तीपुर बिहार में इसको सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था, तो 905 ठीक में एस्टेब्लिश हुआ था। देन हम बात करें यहाँ पर बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में हॉर्टिकल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हो रहा बेटा, दैट इज IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1968, और कहाँ पर ये? बेंगलुरु। और बेंगलुरु में भी बात करें तो बेंगलुरु किसका आ रहा है? कर्नाटका का, और बेंगलुरु में स्थित है बेटा हिसारघट्टा बेंगलुरु। देन हम बात करें हैदराबाद, हैदराबाद की बात करें तो इधर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च। ठीक है, भारतीय कंदन, कंदन को ही हम बोलते हैं मोटे अनाज, या जिसको आज की तारीख में श्री अन्न के नाम से जाना जा रहा है, और रानी दुर्गावती नाम से कोई योजना भी चलाई जा रही है, आप ध्यान रखेंगे, जो कि मोटे अनाजों के लिए। ये इंस्टीट्यूट भी बेटा कहाँ पर है? हैदराबाद में। देन हम बात करें IVRI की, तो IVRI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1999, और ये कहाँ पर है? वाराणसी। और यहाँ से जो वैरायटी रिलीज होती है उसके नाम के आगे क्या लगा होता है सर? काशी लगा होता है। और IHR से जो भी वैरायटी रिलीज होती है उसके नाम के आगे क्या लगा होता है सर? अर्का। और आपके IRI से जो वैरायटी रिलीज होती है उसके नाम के आगे लगा होता है पूसा। तो अब आपसे पूछा गया भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर डी डमरू होने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाजर का वानस्पति नाम, हलवा क्वेश्चन है, हर किसी का सही जाएगा। रेफेनस सटाइवस दैट इज मूली, रेडिस की बात हो रही बेटा। देन डेकस कैरोटा, गाजर कैरेट की बात हो रही है। देन ब्रेसिका रापा, सलजम टर्निप की बात हो रही है, या मस्टर्ड ग्रुप भी ब्रेसिका स्पीसीज के ब्रेसिका जीनस में ही आता है। देन कैप्सिकम एनम, मिर्ची की बात हो रही है, चाहे कॉमन चिली हो चाहे ये शिमला मिर्च हो। तो ये बहुत आसान प्रश्न था, सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, आसान प्रश्न था बेटा। चलिए सोलेनम ट्यूबरोसम, अब यहाँ पर सबका नाम जान लेते, थोड़ा लगे हाथ। टमाटर की बात करें तो इसका नया नाम क्या है बेटा ना? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इज द ओल्ड नेम ऑफ टोमेटो, तो न्यू नेम आए तो दैट इज सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ठीक है, ये इसका न्यू नेम है, ध्यान रहे, सोलेनम लाइकोपर्सिकम इसका न्यू नेम है। चिली की अभी अपनी बात हुई थी, क्या था सर? दैट इज कैप्सिकम एनम। रेडिस की अभी अपनी बात हुई थी, दैट इज रेफेनस सटाइवस। चलिए, देन पोटैटो जग जाहिर है, दैट इज सोलेनम ट्यूबरोसम। सो राइट आंसर शुड बी डी। आसान प्रश्न था। अगर हम यहाँ पर एक और अच्छी बात जाने तो टोमेटो है, पोटैटो है, चिली है, ठीक है, देन ब्रिंजल है। इन सब के अगर फैमिली की बात करें तो सबका फैमिली क्या हो रहा है? दैट इज सोलेनेसी। ठीक है बेटा, तो मैंने इनका बोटनिकल नेम के साथ आपको फैमिली भी बता दिया। ठीक, चलिए, और बात करें हम रेडिस की, तो इसकी फैमिली क्या हो रही सर? तो इसकी फैमिली हो रही है आपकी क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी या ब्रेसिक्रेसी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट प्लांट यूज बडिंग प्रोपागेशन, इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है, हालांकि ऐसा पौधा आज तक आपने नाम नहीं सुना होगा कहीं भी, प्रभुर्ज, काला गोंद, गोल्डन चेन। काफी अच्छा प्रश्न है देखा जाए तो, किस दृष्टि से?
प्रश्न की कठिनाई की दृष्टि से। हालांकि इसका सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है, पर क्वेश्चन आया बेटा, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। मतलब सभी पौधे जो यहाँ पर दिए गए, एस की बात करें, ब्लैक गम की बात करें, गोल्डन चेन, इन सब में बडिंग होता है, लेकिन इन तीनों में भी ज्यादा से ज्यादा बडिंग का मेथड होता है गोल्डन चेन में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है अल्टरनेट बेयरिंग, एकांतर फलन। मेजर प्रॉब्लम है ना, एकांतर फलन मुख्य रूप से किसमें होता है? तो अब हम बात करें तो एकांतर फलन जनरली होता है किसमें साहब? मैंगो में। और मैंगो में क्या होता है सर? ऑन ईयर और ऑफ ईयर का कॉन्सेप्ट चलता है। ऑन ईयर और ऑफ ईयर का कॉन्सेप्ट चलता है। ऑन ईयर का मतलब क्या कि इस साल प्रोडक्शन होगा, इस साल हम देखेंगे कि क्या मिलेगा अपन को, प्रोडक्शन मिलेगा। और ऑफ ईयर मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन, उत्पादन नहीं होगा। तो ये समस्या जनरली आम में उत्तरी भारत की जो किस्म होती है उनमें देखने को मिलती है। नॉर्थ इंडियन वैरायटी में जो उत्तरी भारत है उनमें ये समस्या देखने को मिलती है। कौन सी? ऑन ईयर और ऑफ ईयर। ये केवल उत्तरी भारत की किस्मों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये समस्या किसकी साहब? आम की है, ध्यान रखना। इसके अलावा एकांतर फलन आम है, अपना बेर है, खजूर, सेब, इन सब में भी हो सकती है। तो हम एक ट्रिक लिखते हैं, एक आंख से। ठीक है बेटा, क्या लिखते हैं ट्रिक? एक आंख से। तो एक से क्या हो जाएगा? एकांतर फलन। इसको हम वैकल्पिक बेयरिंग भी बोल सकते हैं, अल्टरनेट बेयरिंग बोल सकते हैं। आ से याद रखना है बेटा, आम में, मैंगो में। ख से खजूर, खजूर मतलब डेट पाम। ठीक है, देन से सेब। तो इन सब में ये समस्या होती है, लेकिन मेनली होती है आम में, ये बात ध्यान रखना। चलिए बाकी तो ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बगीचे में मल्चिंग की बात हो रही है, पलवार की बात हो रही है। मेजर फंक्शन ऑफ मल्चिंग, वैसे तो यहाँ पर सारे जो ऑप्शन दिए वो बिल्कुल सही बात है। खरपतवारों की समस्या कम करता, सही है। अधिक ताप प्रकाश को भी रोकता मल्चिंग, सही है। मृदा में नमी का संरक्षण भी करता है। लेकिन तीनों में से एक आ जाता तो फिर मृदा नमी संरक्षण था। लेकिन यहाँ पर तो तीनों अच्छे हैं, अपने को बहुत आसान प्रश्न दे दिया, और इसमें जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है भैया, ऑल ए बी सी तीनों सही है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला, ए बी सी तीनों इसमें सही है। ठीक है, ये तो इसके ऑप्शन है हिंदी में और ये इंग्लिश में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर? ए वाला ना। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चल, अनुत्पादक बगीचे को पुनः उत्पादक बनाया जा सकता है। रिजुविनेशन की बात हो रही है, और आप पढ़ते हो पूरा एक लिस्ट पढ़ते हैं हम। खाद देना है, पानी देना है, निंदाई गुड़ाई करना है, ट्रेनिंग करना, प्रूनिंग करना, फिर ना माने तो टॉप वर्किंग करना है। ये सब हम पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिगेशन, ठीक, ये सब करना है यहाँ पर। तो फर्टिगेशन भी कर दिया हमने, ड्रेनेज भी प्रॉपर कर दिया, ट्रेनिंग प्रूनिंग भी हो गई है, न्यूट्रिशन भी दे दिया है, तब तो जाकर क्या बनेगा? प्रोडक्टिव। पर इतना करने के बाद भी नहीं होता तो हम टॉप वर्किंग करते हैं, और टॉप वर्किंग किस में होता है? मैंगो और बेर में। तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है ऑल करेक्ट है ना, सारी प्रोसेस हम करते हैं ना। एक ऑर्चर्ड का नवीनीकरण यदि करना है, क्या करना है सर? नवीनीकरण बोले तो उसका जीर्णोद्धार, रिजुविनेशन, या जो क्या हो चुका है? अन उत्पादक हो चुका है, इसको हम बनाना चाहते, फिर से प्रोडक्टिव, उत्पादक बनाना चाहते हैं। तो कौन कौन से जो भी अच्छे काम हो सकते बगीचे में। अब बगीचे में अच्छे काम क्या होंगे भाई? अरे अच्छे काम क्या होंगे? खाद देंगे, पानी देंगे, उर्वरक देंगे, निंदाई गुड़ाई करेंगे, डोरे कोल पे चलाएंगे, ट्रेनिंग प्रूनिंग करेंगे, काट छाट होगे तो बोर्डो पेस्ट लगाएंगे, सब अच्छे काम करेंगे। तो अनप्रोडक्टिव किस में बदल जाएगा? प्रोडक्टिव में। लेकिन ये मान ही नहीं रहा है, प्रोडक्शन फिर से बढ़ ही नहीं रहा है, तो फाइनली हम क्या करते? टॉप वर्किंग। क्या करते सर? टॉप वर्किंग। और टॉप वर्किंग को हम हिंदी में बोलते हैं शीर्ष उपरोपण। क्या बोलते हैं सर? शीर्ष उपरोपण। टॉप वर्किंग को हम बोलते हैं शीर्ष उपरोपण। सो राइट आंसर तो मिल ही गया बेटा। बाकी जो बातें मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मिर्च में तीखापन, चलो, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण पंजनसी किस में आती है साहब? तो ऑनियन में आती है, ध्यान रखना। और ऑनियन की बात करें तो इसमें जो पिंक का कलर होता है, प्याज का जो गुलाबी रंग होता है, ठीक है, प्याज का गुलाबी रंग होता है, किसके कारण? दैट इज क्वारिसिटिन। क्वारिसिटिन, कौन सा सिटिन? तो क्वारिसिटिन के कारण हो रहा है, ध्यान रखना है। क्वारिसिटिन के कारण हमें पिंक कलर देखने को मिलता है। बात करें कुर्क्यूमिन, तो कुर्क्यूमिन किसके अंदर है भाई? तो ये टर्मरिक के अंदर है, हल्दी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, उसके रंग के लिए जिम्मेदार है। देन बात करें थाइमिन, तो ये तो B1 की बात हो गई, ठीक है, ये तो विटामिन B1 की बात हो रही है, थाइमिन, विटामिन B1 है, थाइमिन। देन अपने पास आया बेटा मिर्ची, तो मिर्ची बना ही लेते हैं, थोड़ी लगेगी तो लगेगी, क्या करें अब, पर बना ही लेते हैं अपन तो।
चलो ये लो, ये तुम्हारी स्क्रीन पर आ गई मिर्ची बेटा। ठीक है, मिर्ची को आप ध्यान से देखोगे, हाँ ध्यान से ही देखना है। चलो ध्यान से देखो, इसके अंदर इस तरह से बीज होते हैं। ठीक, ये सबसे बाहर वाला भाग है पेरिकार्प। क्या है सर? पेरिकार्प। कौन सा कार्प है सर? पेरिकार्प है, जो कि 40% होता है। ये वाला भाग है स्टॉक। स्टॉक मतलब उसका डंठल हो रहा है, ठीक है, जो कि 6% होता है। और इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे सीड। क्या मिलेंगे? सीड। और सीड की यदि मैं बात करूं तो ये लगभग अपने को होते 54%। ठीक है, हो गया 100%। अब प्रश्न पूछा गया है कि मिर्ची का लाल रंग, तो ये जो पेरिकार्प होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैप्सेथीन। कैप्सेथीन। अब पूछा क्या गया उस पर अपन बाद में चलेंगे। थीन, थीन के लिए ट्रिक याद रखना, थैला। तो ला से हो जाएगा बेटा इसका रेड कलर, है ना। मिर्ची का कैसा कलर? रेड कलर। तो थैला लाल कलर का। देन पंजेंसी की बात आती है, तो मिर्ची का सबसे तीखा भाग, हॉटेस्ट पार्ट, सबसे तीखा भाग, मिर्ची का सबसे तीखा भाग क्या होता है? तो जनरली बीज बोलते हैं, लेकिन बीज से भी पहले ध्यान रखना प्लेसेंटा। ये ना दिखे तो फिर आपको लगाना बीज। प्लेसेंटा क्या होता है? मिर्ची का तीखा भाग प्लेसेंटा। ये ऑप्शन में ना हो तो फिर हमें क्या देना है? बीज। सॉरी, पहली आप प्रायोरिटी तो प्लेसेंटा, ये ना दिखे तो बीज। ठीक, क्योंकि बीज प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। तो हॉटेस्ट पार्ट आप चिली आए तो प्लेसेंटा। और विश्व में सबसे तीखी मिर्ची कौन सी है? तो रवीना के नाम से याद रखना, कैरोलिना रेविना। तो रवीना कैरोलिना याद रखना। ठीक है, भूत जलोकिया है, कैरोलिना रीपर है, कैरोलिना रीपर। भूत जलोकिया, भूत जलोकिया। और एक है बेटा नागा किंग। ये विश्व में सबसे तीखी मिर्ची है। और मिर्ची में जो हॉटनेस होता है ना, उसको स्कोलोवेंट से नापा जाता है। तो अब हॉटनेस किसके कारण होता है? तो हॉटनेस जो होता है ना, वो सीन के कारण होते हैं। सीन कैसे होते हैं? हॉट होते हैं। सीन कैसे होते हैं? हॉट। तो मिर्ची में जो हॉटनेस होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है, लाल रंग कैप्सेथीन के कारण होता है, सबसे तीखा भाग उसका प्लेसेंटा होता है, हल्दी में पीला रंग कुर्क्यूमिन के कारण, प्याज में पंजेंसी एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, पिंक का कलर क्वारिसिटिन और थायमिन विटामिन B1 की बात हुई। तो मिर्ची का तीखापन पूछा गया है। मेरे बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही है, डी डमरू। जिन्होंने भी डी दिया बिल्कुल सही है। और ये एक्स्ट्रा जानकारी आनंद लो। प्रशीतन के लिए उपयुक्त ताप है। अब प्रशीतन क्या है बेटा? रेफ्रिजरेशन क्या है? तो ये लो टेम्परेचर का प्रिंसिपल है। किसका प्रिंसिपल है सर? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब कम ताप के उपयोग का सिद्धांत। ठीक है, ये टेम्पररी है, अस्थायी है, बात ध्यान रखना। कैसा है? अस्थायी है ना। प्रश्न ये भी आता है कि लो टेम्परेचर कैसा है? तो ये टेम्पररी है, अस्थायी प्रिजर्वेशन का। इसमें पहला हम देखते हैं सेल्यूलर स्टोरेज। कौन सा सर? सेल्यूलर स्टोरेज। सेल्यूलर स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर रखते हैं हम 15 डिग्री सेल्सियस। फिर एक आएगा बेटा रेफ्रिजरेशन। ठीक है, जैसे पूछा ही गया आपसे, किसके बारे में बात की गई यहाँ पर? रेफ्रिजरेशन, जो कि लो टेम्परेचर की बात कर रहा है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन कुछ नहीं है, फ्रीज है। ठीक है, कुल मिलाकर फ्रीज है। और फ्रीज में 2 बॉक्स होते हैं। जैसे अभी गर्मियां चल रही बेटा, तो आप एक बॉक्स में क्या जमा रहे? बर्फ, जिसका ताप है 0 से 5। और एक में क्या रखते हैं? फल सब्जी, तो जिसका टेम्परेचर लगभग 15 के आसपास रहता है। एक होता है फ्रीजिंग, है ना, एक होता है फ्रीजिंग। एक यहाँ पर ध्यान देना है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का टेम्परेचर रखते हैं -18 टू -40 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग वाला, ये कैसा है सर? स्थायी परिरक्षण है। और इनके द्वारा परिरक्षण किनका किया जाता है? तो इनके द्वारा जो परिरक्षण किया जाता है, प्रिजर्वेशन, प्योर फ्रूट जूस, प्योर फ्रूट जूस, फलों का जो शुद्ध रस है उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो जो फलों का शुद्ध रस है, फलों का शुद्ध जलीय रस है, फलों का शुद्ध जलीय रस है, उसका यदि प्रिजर्वेशन करना है तो फ्रीजिंग से होगा, ध्यान रखना। और फ्रीजिंग कैसा? स्थायी। एक इसके अंदर कम ताप के अंदर ही है, लेकिन ये कैसा? स्थायी है। ये कैसा है? अस्थायी। ये कैसा है? अस्थायी। दोनों कैसे भैया? अस्थायी। सेल्यूलर हो गया, रेफ्रिजरेशन। अब आपसे पूछा गया रेफ्रिजरेशन द ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो रेफ्रिजरेशन का ऑप्टिमम टेम्परेचर आपसे पूछा गया। 15 डिग्री तो है ही नहीं, 15 डिग्री तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर सर ऑप्शन में क्या है? 0 से 5 है, बिल्कुल खुला खुला दिख रहा है। ठीक है,
तो रेफ्रिजरेशन में प्रशीतन के लिए उपयुक्त ताप आएगा तो अपने को लगाना 0 से 5। तो इसका राइट आंसर शुड बी डी, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया है। ठीक है बेटा, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने उसके साथ आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आनंद लीजिए, एमजीसीआई की इस मेहनत का भी लाभ लीजिए। कागजी नींबू का बहुत प्रसारण किया जाता है। बडिंग की अपन ने बात करी, जैसे टी बडिंग है, पेज बडिंग है, आई बडिंग है, सील्ड बडिंग है, रिंग बडिंग है, फॉरकेट बडिंग है। तो बडिंग मेनली रोज में होता है, जैसे अभी अपनी चर्चा हुई टी बडिंग, इसी को हम आई बडिंग, इसी को हम सील्ड बडिंग कहते हैं, इसी को हम इन्वर्ट टी बडिंग भी कहते हैं, उल्टा टी बडिंग, उड़ता तीर नहीं, उल्टा टी बडिंग। ठीक है, इसको हम उल्टा टी बडिंग भी कहते हैं। ये सब बडिंग के ही टाइप्स होते हैं, पेच बडिंग है, रिंग बडिंग है। ग्राफ्टिंग क्या होता है? तो ग्राफ्टिंग उपरोपण की अगर हम बात करें तो एक अपने को रूट स्टॉक लेना बेटा, पेंसिल की मोटाई का लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। सियोन भी किसकी मोटाई की? पेंसिल की मोटाई की। दोनों को अच्छे तरह से मिलाकर बांध दिया जाता है, दोनों जुड़ जाते हैं और एक नए पौधे का काम करते हैं। जो हमें फल मिलेंगे वो किसके मिलेंगे? सियोन के मिलेंगे, रूट स्टॉक के नहीं मिलते। रूट स्टॉक तो केवल पोषण देने का काम करता है, जिसको हम मूलवृंत कहते हैं। ऊपर वाला पार्ट हो गया सियोन का, शाखा का, शंकुर, डाली का। ठीक, हार्डवुड कटिंग की बात अपनी हो ही चुकी है। इसके लिए 10 से 45 सेंटीमीटर मोटी शाखा लेना है, जो कि 1 वर्ष पुरानी होना चाहिए। हमने बात करी थी हार्डवुड कटिंग आगे इसी पेपर में, ग्रेप्स में, गुआवा में, पोमीग्रेनेट में हो रहा है। एयर लेयरिंग जनरली होता है लीची में, किसमें होता है? लीची में, देन गुआवा में। ठीक है, अब प्रश्न पे चलते हैं। कागजी नींबू, ये प्रश्न आपका कैंसल हो चुका है। ठीक है बेटा, क्यों हो चुका कैंसल? इसको कैंसल क्यों कर दिया बेटा? इसको कैंसल इसलिए कर दिया क्योंकि जो एसिड लाइम है, कौन सा लाइम है सर? एसिड लाइम है, जिसको हम बोलते हैं कागजी नींबू। कौन सा नींबू? कागजी नींबू। इसमें मुख्यतः प्रसारण होता है बीज से, और भाई साहब ऑप्शन में बीज है ही नहीं। बीज कहीं दिख रहा क्या? नहीं, तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो चुका है। ठीक है, फिर भी सर एक लगाना पड़े तो एयर लेयरिंग लगा सकते, जो लेमन वगैरह में ठीक है, लेमन में कुछ हद तक हो जाता है, लेकिन यहाँ कागजी लाइम पूछा है, और लेमन और लाइम का अंतर मैंने आपको शुरू में बताया था बेटा। तो इसलिए ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इसका कमर्शियली प्रोपागेशन एसिड लाइम है, पपाया है, फालसा है, कॉफी है, चेरी है, कोकोनट है। ठीक है, इनमें किससे होता है? बीज से। लेकिन ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था, इसलिए कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो अब फिलहाल इसका आंसर क्या है? आंसर है ही नहीं बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन कैंसिल हो चुका है। इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, कागजी नींबू का आता है तो आपको ये लगाना है। ठीक, ये क्वेश्चन कैंसिल्ड हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। बोतलीकरण के समय शक्कर की चाशनी की औसत सांद्रता होती है। अब ये कैनिंग का एक प्रोसेस होता है, जब हम कैनिंग मीडिया तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं सर? कैनिंग मीडियम तैयार करते हैं। कौन सा मीडियम तैयार करते हैं? कैनिंग मीडियम, कैनिंग माध्यम। तो जब कैनिंग माध्यम तैयार करेंगे तो हमें एक बोतल बनानी। बोतल कौन सी बेटा? अलग अलग ख्याल आ रहे हो तुम्हारे मन में, तो क्योंकि आईपीएल भी चल रहा है और बोतल भी तुमको रोज रोज दिखाई जा रही है, तो चलो तुम्हारी मनपसंद बोतल ही बना लेता हूँ। ठीक है, बोतल बनाएंगे। इस बोतल में क्या भरेंगे? कैनिंग मीडिया। कैनिंग मीडिया के लिए 2 होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है सिरप। क्या होता है सर? एक होता है सिरप और एक होता है ब्राइन। सिरप की मैं बात करूं बेटा तो ये शक्कर और पानी का घोल है, चाशनी है, शक्कर और पानी, वाटर एंड शुगर का घोल है सिरप। और यदि ब्राइन की बात करें तो पानी में क्या घोल दो? नमक घोल दो, पानी प्लस नमक, वाटर प्लस साल्ट। ठीक है, उससे बन जाएगा आपका ब्राइन सॉल्यूशन। सिरप सॉल्यूशन जनरली हम फल उत्पादों के लिए उपयोग करेंगे, और ब्राइन सॉल्यूशन जनरली सब्जियों के लिए करेंगे। और जनरली जो मटर की डिब्बाबंदी की जाती है वो नमक से की जाती है। ठीक है, मटर की जो डिब्बाबंदी की जाती है वो किससे की जाती है? साल्ट से ही तो करते हैं। कितना साल्ट लेते हैं? 1 to 3 या 2 to 3, और इन चारों में से एक चुनना पड़ जाए तो फिर आंसर 2 होता है। ठीक, अब ये कैनिंग मीडिया भर दिया इसके अंदर। अब जो भी उत्पाद भर रहे हैं, अभी फिलहाल बात हो रही सिरप की, तो शक्कर का कंसंट्रेशन कितना रखा जाता है? तो इसके अंदर जो शक्कर का कंसंट्रेशन होना चाहिए 22 से 55 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए, और जितनी शक्कर होता है उतना ही जनरली क्या बनता है? टीएसएस। ये टीएसएस को हम बोलते हैं कूल विलेट ठोस, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, और उसको नापा जाता है डिग्री ब्रिक्स में। फिलहाल यहाँ परसेंट में दिया है, इसको डिग्री ब्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर शुड बी सी, क्योंकि इसके पास यही ऑप्शन है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाग में पाला और निम्न ताप का नियंत्रण।
यदि अपना जो ऑर्चर्ड है उसमें हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, बाग को चारों ओर से स्वेटर पहना देंगे, ठंड कम हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। धुएं के आवरण से बाग के चारों ओर धुआं करना, बाग में धुआं मत करना, नहीं तो बाग में आग लग जाएगी। दूसरा, सिंचाई करना बिल्कुल सही है। उर्वरक से ऐसा कुछ होता नहीं है, तो राइट आंसर ए और बी है, और ए और बी डी ऑप्शन में है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा समझ ले। पाला क्या होता है सर? पाला वो बकरी वाला नहीं, पाला मतलब है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम हो जाए तो प्लांट के अंदर जो 80 से 90% मॉइस्चर होता है वो जमने लगता है, जिससे उसकी कोशिकाओं, पत्ती की कोशिकाएं फट जाएगी, और पत्ती काम नहीं करेगी तो भोजन नहीं बनेगा, पौधा धीरे धीरे सूखकर मर जाएगा जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, और ऐसा ठंड में होता है। और पाले के प्रति संवेदनशील पपाया है, आंवला है, ये बहुत संवेदनशील है। उधर सरसों, गेहूं, ये भी संवेदनशील है। तो जो रबी की फसलें अधिकतर वो पाले के प्रति संवेदनशील तो होती है, लेकिन पपाया फलों में ज्यादा सेंसिटिव होता है, ध्यान रखना पाले के प्रति। बाकी अपन ने क्लास में एक सीक्वेंस अभी लिख रखा, वो भी याद रखना बेटा। तो धुआं बढ़ा देने से क्या होगा, आसपास में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो जो वातावरण का ताप कम हुआ वो बढ़ जाएगा। सिंचाई से क्या होगा, जाइलम फ्लोएम की गति बढ़ी रहेगी, और जाइलम फ्लोएम दौड़ते रहेंगे तो पानी जमेगा नहीं। दैट इज द रीजन वी हैव सिलेक्ट द ऑप्शन ए एंड बी। उर्वरक से वैसा कुछ खास होता नहीं है। ठीक है बेटा। पपाया में तो हम देखिए टाट के थैले लपेट देते हैं बचाने के लिए, कुछ रसायन का भी प्रयोग होता है पाले से बचने के, काफी अच्छे उपाय है। चलो भैया, ये भी एक विवादित प्रश्न ही रहा वैसे देखा जाए तो, क्योंकि जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911 न्यू दिल्ली, ये बोलता है कि एक व्यक्ति को वर्तमान में कितने फल खाना चाहिए, 150 ग्राम एक व्यक्ति को खाना चाहिए। सब्जियां इसके अनुसार कितनी खा लो भैया, पहले 300 का था रिकमेंडेशन, अब हो गया है 350, एक व्यक्ति को इतनी खाना चाहिए। WHO बोल रहा है कि 90 से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बोल रहा है, पुरानी जो इसकी रिकमेंडेशन थी 90 से 110 ग्राम थी। अभी जो WHO की साइट पे आता है वो 400 ग्राम आता है, लेकिन वो 400 ग्राम कैसा आ रहा है सर, वो ऐसा आ रहा है, फ्रूट एंड वेजिटेबल, इन दोनों को मिला के बोल रहा है। लेकिन यहाँ तो केवल फ्रूट की बात की है, और आपके जो एग्जाम बॉडी है उसने इसका आंसर 400 ही कंसर्न किया है। ठीक है भाई। ICR की अपनी कहानी है, 85 से 110 तक की बात करता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े से एजेंसी के ऊपर निर्भर करते हैं कि किसकी क्या रिकमेंडेशन है, पर फिलहाल यहाँ कोई रिकमेंडेशन भी मेंशन नहीं की थी। पर फाइनली आंसर जो कंसर्न हुआ है वो आपको ए याद रखना बेटा। अगर इस तरह का क्वेश्चन फिर आ जाए तो आपको लगाना है कि एक व्यक्ति को कितने फल की आवश्यकता होती, तो 400। ICMR के अनुसार तो इतने फल खाना चाहिए, इतनी क्या खाना चाहिए, वेजिटेबल, इतनी अपने को वेजिटेबल खाना है, इतने अपने को फल खाना है। ये नई रिकमेंडेशन, इसके पहले ये 300 ही था, और ये 400 में WHO की साइट पर ये दे रहा है। पुरानी जो WHO की रिकमेंडेशन है, एक दिन में एक व्यक्ति को फल खाना चाहिए, तो 90 से 110 ग्राम। जैसे आप दूध में पढ़ते हो ना, डॉक्टर के अनुसार, ICMR के अनुसार, पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसा यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है, नहीं तो इस प्रश्न में कुछ और उलट पुलट होता। पर आप अपने दिमाग में क्लियर कट बिठा ले, ये ऑप्शन ऐसे आए तो याद रखना बेटा। पुनर्यौनीकरण, टॉप वर्किंग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आपको उत्तर मिल जाएगा। किसमें करते भैया, मैंगो में, और मैंगो के अलावा बेर, तो बेर तो ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए आंसर क्या हो गया ए। ग्रेप्स में क्या करते हैं हम, ग्रेप्स में हम करते गर्डलिंग। कौन सी प्रोसेस करते सर, गर्डलिंग। देखा होगा ना, छल्ले बनाना, उड़ाना नहीं है, जिसको हम बोलते हैं रिंगिंग। वैसे रिंगिंग इसको आम में कहते हैं, और इधर ग्रेप्स में इसको हम बोलते हैं गर्डलिंग। ठीक है बेटा। चलिए, पपाया में कोई सच ऐसी प्रोसेस होती नहीं, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रूनिंग के लायक इसका तना ही नहीं बचता। ठीक, हाँ, इसको हम सपोर्ट जरूर देते हैं, सहारा देने का काम जरूर करना है, नहीं तो ये गिर जाएगा। और अनार में ट्रेनिंग प्रूनिंग होती है, बिल्कुल होती है, सिंगल स्टेम ट्रेनिंग इसमें, और मल्टी ट्रेनिंग स्टेम जो होते हैं, मल्टी ट्रेनिंग स्टेम का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए, पूसा केसर किसकी वैरायटी है, बच्चा बच्चा जानता है, दैट इज ग्रेप्स। इसकी एक और फेमस वैरायटी मैं बता देता हूं, दैट इज पूसा असीता। पूसा असीता की अगर बात करें तो फर्स्ट ब्लैक कलर वैरायटी ऑफ कैरेट, दैट इज फर्स्ट ब्लैक कलर वैरायटी ऑफ कैरेट, सॉरी ग्रेप्स नहीं, कैरेट। तो ये फर्स्ट ब्लैक कलर वैरायटी है पूसा असीता। देन कॉलीफ्लावर में तो पूसा स्नोबॉल जितना भी ग्रुप है
देन पूसा दीपाली आर्ली कुआरी है, ये याद रखना भाई। ब्रिंजल में पूसा उत्तम है, ब्लैक ब्यूटी है, पूसा पर्पल लॉन्ग है, दैट इज पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर। फिर आपका काशी संदेश है, ब्लैक ब्यूटी है, पूसा उत्तम है, काफी इंपॉर्टेंट वेराइटी है। ये 2021 के पेपर में आई थिंक, मुझे याद आ रहा, पूछी भी गई है, पूसा उत्तम। देन टोमेटो में दो फेमस वेराइटी अभी चली रही है बहुत मार्केट में, दैट इज अर्का रक्षक और अर्का सम्राट, अर्का रक्षक एंड अर्का सम्राट। ठीक, तो अपना अपना उत्तर तो मिल ही गया, लेकिन कुछ बातें साथ साथ मिल जाए तो तुम्हारा भला हो जाए भाई। अंगूर में सधाई करते हैं, सधाई मतलब ट्रेनिंग। तो वैसे तो ये सारे सिस्टम है, हेड सिस्टम भी करते हैं, निफिन भी करते हैं, परगोला या पंडाल भी करते हैं, लेकिन इन तीनों में अगर पूछे सबसे बेस्ट कौन सा है या भारत में सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है, तो जो बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है, बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है वो कौन सा है, तो दैट इज आर्बोरी या परगोला। परगोला क्या होता है जानते हैं? ऐसे आर्च का समूह होता है, उसको परगोला बोलते हैं। तो पंडाली होता है, तो फिलहाल इसका आंसर तो डी नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इसमें तो सभी का उपयोग होता है, तो आंसर तो सी है, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा। और परगोला क्या होता है मैंने बता दिया। और इस सिस्टम को हम बोलते हैं बोवर प्रणाली। कौन सी प्रणाली बोलते हैं? बोवर प्रणाली। और इस बोवर प्रणाली की खासियत क्या है? इसमें हमें कास्ट बेनिफिट रेशियो ज्यादा मिलता है, कास्ट बेनिफिट रेशियो ज्यादा मिलता है। कैसे? 1:2.09। मतलब अगर आपने 1 रुपये खर्च करा तो 2 रुपये 9 पैसे का लाभ होगा। कौन से सिस्टम में? बोवर सिस्टम में। ठीक है, तो फिलहाल तो ये आपको ध्यान रखना। इसका आंसर सी है, तीनों का उपयोग होता है। इसके अलावा टेलीफोन भी होता है ना ग्रेप्स में। चलिए, फल अध्यादेश लागू हुआ, चलो लागू करते बेटा। सबसे पहले तो 1950 में बहुत महत्वपूर्ण संस्थान बना था परिरक्षण के अंदर ही, CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ लोकेटेड है ये? तो ये मैसूर कर्नाटका के अंदर ये नाटक चल रहा है। ठीक है। 1920 में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आया था, फर्स्ट फ्रूट प्रिजर्वेशन लेबोरेटरी, पहली फल परिरक्षण प्रयोगशाला, फल परिरक्षण प्रयोगशाला। ठीक है, पहली फल परिरक्षण प्रयोगशाला कब आई थी? 1920 में आई थी। 1945 में भी तो कुछ न कुछ हुआ ही होगा, कोई ना कोई काम तो हुआ है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली। इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज FAO, रोम इटली, 1945, याद रखना। देन बात तो आई मुद्दे की अब, कि जिसकी बात हो रही है वो है 1955। क्या बना सर? तो बना था फ्रूट प्रोडक्ट, फ्रूटी लिखा है देख लो बेटा, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। अगर यहाँ पर फूड लिख देता तो गलत हो जाता, और ऐसी चालाकी करता एग्जामिनर, आपसे पूछता है। तो FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर आया था 1955 में, उसी की बात हुई थी। पूछा जा रहा था कौन सा अध्यादेश लागू हुआ था 1955 में, तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, तो आंसर शुड बी डी होगा इसका, पहली बात तो ध्यान रखना। और ये जो FPO है, FPO फ्रूट प्रोडक्ट जो ऑर्डर है, इसने 2 केमिकल को मान्यता दे रखी है, दैट इज KMS एंड सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट एंड सोडियम बेंजोएट। ये रंगहीन जितने भी पदार्थ है, रंगहीन कलरलेस प्रोडक्ट में इसको मिलाया जाता है, और इसका उपयोग बेटा जितने भी कलर्ड प्रोडक्ट है, रंगीन उत्पाद है, उनके परिरक्षण के लिए करते हैं। ठीक है, ये रंगहीन के लिए और रंगीन के लिए करते हैं। एक और अच्छी बात ध्यान रखना, जो मैंगो है और गुआवा है, इनका जो पल्प होता है वो भी KMS से प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी यहाँ पर। चलिए, मूली की बीज दर पूछी गई है बेटा, तो सीड रेट ये तो आपके बरसीम की, अगर उधर जाए तो ये कैरेट की लगभग है, वैसे 4 to 5 होता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर तो सी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ ज्यादा भटकने की जरूरत है नहीं। खरीफ रबी में प्याज की, भिंडी की, सबकी सीड रेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अनियन की खरीफ में 12 to 15, रबी में 10 to 12। ऐसे समर में आपको ओकरा की भी पता होना चाहिए। यहाँ पर रेडिस की पूछी गई है, और कैरेट की बात करें तो सीड रेट होती है 4 to 5 kg। ठीक है, ध्यान रखना। देन ऑनियन की पूछ ले, तो ऑनियन की 2 तरह से, अगर हमसे पूछा जाए खरीफ में, तो खरीफ में कितनी होती है?
और पूछा जाए रबी में तो कितनी होती है, तो रबी में होती है 10 से 12 और इधर होती है 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। ये आपको लर्न रखना है, हो सकता है इससे तरह के क्वेश्चन आपको और एग्जाम में मिले। बीट्स, मैगल्स, रूटाबग्गा, ये गोभी वर्गीय सब्जी है। कसावा, टेपियोका, सलजम, टर्निप को अतिरिक्त आलू के निम्नलिखित में से साथ जुड़ा हुआ है। तो जो बीट्स होते हैं, रूटाबग्गा है, कसावा, टर्निप, समटाइम्स सरप्लस पोटैटोस आर एसोसिएटेड ऑफ विच फॉलोइंग। तो ये भैया क्या है, तो आलू है, रूटाबग्गा है, ये सब क्या है, ये सब है रूट क्रॉप है, ठीक है। और इनका उपयोग जनरली पशु आहार में बहुत कम हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन उधर भी आया था, ठीक है। साइलेज क्या होता है आप जानते हो, हे ये आप जानते हो बेटा, हे क्या होता है, सूखी घास होती है, सूखी घास है, ड्राई ग्रास है, सूखी घास है। इसमें नमी की मात्रा 12 to 14 या 15 से 20% होती है, ध्यान रखना। स्ट्रॉ वैसे तो भूसा होता है, और एक स्ट्रॉ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में वो रिफिल होती है जिसमें सीमेंट भरा होता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉ का अर्थ अपन भूसा से मान ले, ठीक है। और साइलेज आप जानते हो, हरे परिरक्षित चारे को अवायवीय दशा में किण्वन करके बनाया गया हरा चारा क्या कहलाता है, साइलेज कहलाता है, ठीक। सो उम्मीद करता हूं इसका राइट आंसर सी। ये जानकारी महत्वपूर्ण आपको समझ में आई होगी। तो प्यारे बच्चों, पीएटी 2023 में जो आपके इस पेपर के हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन थे, उनके सही सटीक उत्तर और करेक्ट एक्सप्लेनेशन अपन ने देखा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।